हाँ जी, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कक्षा 12 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है जयपुर ज़िले का, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसमें से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको इस पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए तो ये देखिए, अभी जो ये पेपर आया था उसका पूर्णांक जो है 40 नंबर का है। आपको इसमें समय जो है 3.25 घंटे मिले हैं। इसमें आपको ऊपर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपको MCQ मिले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और 9 से 16 तक आपको जो है 1 अंक के लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे। देखो 1 अंक है और लघुरात्मक प्रश्न है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 17 से 22 तक प्रत्येक 2 अंक हैं, 23 से 25 तक के 4 अंक हैं। और आपको 23, 24, 25 में जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कभी भी पेपर आए तो आपको उसके निर्देश पढ़ना ज़रूरी होता है, फटाफट से एक बार निर्देश पढ़ लें। तो अब इसके खंड ए के अंदर हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से हैं। तो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यहाँ से ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इनमें उत्पन्न त्वरणों का अनुपात होगा। त्वरणों का अनुपात पूछा है, त्वरणों का अनुपात आपसे पूछा है। और इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान दो, जैसे मान लो ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश हो गया? ऋणावेश हो गया। तो ऋणावेश इसके ऊपर हो गया, तो ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? ऋणावेश के कारण। तो इस पर जो है इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल इधर लगेगा और इसके खुद के द्रव्यमान और इसके खुद के त्वरण के कारण जो है इधर एक बल लगेगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है me और इलेक्ट्रॉन पे उत्पन्न त्वरण है A और विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न हुआ है वो है Q बोले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है ना, और E बोले तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल E बटा me। इसी तरीके से जो है हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। तो प्रोटॉन पर भी क्या होगा? प्रोटॉन पर भी A जो आएगा, ये A जो आएगा वो आएगा प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बराबर होता है और विद्युत क्षेत्र तो वही है और यहाँ पे आ जाएगा MP। अब इनका अनुपात अपन निकालेंगे, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, MP जो ऊपर चला जाएगा, ME नीचे आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है B है। अब आप इसको फटाफट से ये भी कर सकते हो कि जो त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान के जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो त्वरण कम होगा। ठीक है, तो इस आधार पर भी आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर होगा B ऑप्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है जिसे अपन संधि का नियम कहते हैं, तो संधि का जो नियम जो द्वितीय नियम होता है वो जो होता है वो धारा के नियम पर आधारित होता है। ये संधि का नियम हो गया और ये तो यानी ये नियम किस पर आधारित है, हमें ये पूछा गया है। तो ये जो प्रथम नियम है वो आवेश पर आधारित है और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर आधारित है। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम और इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ताप जिसमें नीचे चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है क्या कहलाता है। यानी आपसे पूछा है कि वह ताप जिस पर कोई उससे नीचे चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो लोह चुंबकीय हो जाता है और ऊपर अनुचुंबकीय हो जाता है, तो उस ताप को अपन बोलते हैं केल्विन ताप।
इसके बाद है ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम ज़्यादा करने के काम आती है। तो उसके अंदर प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो सकती है, भंवर धारा भी उत्पन्न होती है, प्रत्यावर्ती धारा भी उत्पन्न होती है, लेकिन दृष्ट धारा उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। तो ट्रांसफार्मर में जो है क्या संभव नहीं है, दृष्ट धारा संभव नहीं है। तो इसका ब आंसर सही है, इसका ब आंसर सही है। इसी तरीके से चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि लैम्बडा वी, लैम्बडा एक्स, लैम्बडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, यानी जो लैम्बडा एक्स है, लैम्बडा वी है वो दृश्य प्रकाश है, एक्स वाला एक्स किरण है, और एम माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्यों को व्यक्त करती है। तरंग दैर्ध्यों को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए लैम्बडा एम लेस देन लैम्बडा वी, ये वी है दिख रहा नहीं है, लैम्बडा एक्स। इसके लिए तो इस क्वेश्चन को आपको देखो कैसे करना होगा, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, रामी-लुक्सी। रामी-लुक्सी का मतलब आर रेडियो है, एम माइक्रो है, आई इंफ्रारेड है, एल विजिबल लाइट है, यू अल्ट्रावोलेट है, एक्सरे है और ये गामा रे है। तो देखिए इसमें से तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम पूछा है, क्योंकि सब में देखो घटता क्रम आ रहा है। तो सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी, तरंग दैर्ध्य एक्स किरण की, और उससे जो ज़्यादा होगी वो होगी लाइट रे की, विजिबल लाइट की, और उससे ज़्यादा जो होगी माइक्रो की। तो लैम्बडा एम पहले आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए, उसके बाद ई आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ये होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि फाई कार्यफलन हो तो दहली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा। दहली तरंग दैर्ध्य का सूत्र पूछा है। देखो कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, और दहली तरंग दैर्ध्य वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है जिस पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। तो हम जानते हैं कि फाई बराबर जो होता है वो एच न्यू। देखो यहाँ पर केवल फाई बोला है, इसलिए यहाँ पर जो है न्यू नोट यूज़ ना करके अपन न्यू यूज़ कर लेंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा एच न्यू, और न्यू का जो सूत्र होता है वो होता है सी लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है, सी बटा लैम्बडा। तो इस लैम्बडा को यहाँ ले जाओ, इस फाई को यहाँ ले आओ, तो लैम्बडा बराबर बन जाएगा एच सी अपन फाई। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। इसके बाद अब प्रतिघात एक्स का मात्रक। प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ओम। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन व एल्युमिनियम नाभिकों के घनत्वों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, कोई सा भी तत्व हो आवर्त सारणी के अंदर, उनके नाभिकों का जो घनत्व आता है वो हमेशा बराबर आता है। तो इसीलिए इनका जो अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा। नाभिकों के घनत्वों का अनुपात 1:1 आता है। कितना आता है, 1:1 आता है, क्योंकि प्रत्येक नाभिक का जो घनत्व होता है वो समान होता है। और उसका मान भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नाभिक का जो घनत्व होता है उसका मान जो होता है वो होता है 2.38 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ये इसका है नाभिक को। जल्दीबाजी में देख लिए कहीं आप इसको त्रिज्या ना पढ़ ले, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या के हिसाब से तो इसका आंसर जो आएगा वो 1:3 हो जाएगा। इसलिए आप जल्दीबाजी ना करके इसको अच्छे से पढ़ें। नाभिकों के घनत्व का पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नाभिकों के घनत्व का अनुपात पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको सही जवाब देना होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो खंड ब स्टार्ट हो जाता है। खंड ब में पहला है व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत लिखो। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर R/S। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत हो गया, यानी जो प्रतिरोधों का अनुपात आता है वो बराबर आता है। नेक्स्ट है व्हीट स्टोन सेतु के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त लिखिए। सर्वाधिक सुग्राही होने की जो शर्त है वो क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राही तब होगा जब ये सारे जो प्रतिरोध है वो एक ही कोटि के होने चाहिए। एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए, तब जाकर इसकी सुग्राह्यता बढ़ेगी। थोड़ा इसकी साइज को कम कर देते हैं। एक ही कोटि के होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकन तीव्रता I के मध्य संबंध दर्शाने वाला सूत्र लिखो। तो देखो यहाँ पे B दे रखा है, H दे रखा है, I। चुंबकन तीव्रता को अपन M भी लिख सकते हैं। तो या जैसे कि हम जानते हैं कि जो किसी परिनलिका के अंदर जो कुल अगर कोई पदार्थ रखा हुआ रहे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो आता है वो B आता है। B बराबर B नोट प्लस BI आता है, BI। तो B नोट जो होता है वो होता है म्यू नोट H और BI जो होता है वो होता है म्यू नोट M लिख दो, या फिर I दे रखा है तो I लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू नोट को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा H प्लस I। क्या बचेगा? H प्लस I, H प्लस I बचेगा। तो इस तरीके से H प्लस I, तो ये संबंध हो गया। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र, ये आ गई चुंबकन क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकन क्षेत्र और ये चुंबकीय तीव्रता है। तो B बराबर म्यू नोट H प्लस I, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ताकार लूप। क्या? वर्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस लूप में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, और आपको यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान भी दिया हुआ है। तो वर्ताकार जो लूप होता है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो आता है B बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2R। तो n तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो n कुछ नहीं आएगा, म्यू नोट आएगा, और म्यू नोट का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई। म्यू नोट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई का मान कितना है? 0.5 एम्पियर बटा 2 मल्टीप्लाई। ध्यान देना त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 0.05 मीटर है ना, 0.05 मीटर इसको करना पड़ेगा। तो इसको काटेंगे अपन, तो 2 एकम 2, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई। क्या हो जाएगा? ये 2 पाई। और बाकी अगर जो है इस पॉइंट को उठाएं तो नीचे 10, इस पॉइंट को उठाएं तो ऊपर 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा कितना? 10। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिख देना टेस्ला। क्या? टेस्ला। तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻6 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर जो है ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक धारा तथा वोल्टता क्रमशः I बराबर 10 साइन 300t, यानी ओमेगा की जगह 300 दे रखा है एम्पियर, तथा V बराबर 200 साइन 300t प्लस π/3 वोल्ट से व्यक्त की गई है। तो परिपथ में वे औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अपन छोटे पेज पे कर लेते हैं और फिर इसका हल करते हैं इसका, ठीक है। इसका हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या जो है कहना चाहता है, तो यहाँ पर साइड में अपने इसको करते हैं। देखिए इसमें हमें I दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमें? I। तो I दिया हुआ है हमें और V दिया हुआ है, ठीक है। I से हमें I जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 साइन 300t, और V जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 साइन 300 प्लस π/3, यानी यहाँ पे t दिया हुआ है। तो आपको समीकरण पता होना चाहिए। I बराबर जो होता है वो होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा t। तो अगर इसकी इससे तुलना करोगे तो आपको I नोट का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 10। इसी प्रकार से अगर आप V का समीकरण लिखते हो तो V बराबर V नोट साइन ओमेगा t प्लस 5। तो अगर आप इससे तुलना करोगे इसकी, तो आपको V नोट का जो मान है वो कितना मिलेगा? V नोट का मान आपको मिलेगा 200 और फाई का मान आपको मिलेगा यहाँ पे π/3, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब औसत शक्ति का जो सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है। औसत शक्ति का सूत्र अपन निकालते हैं यहाँ पे। औसत शक्ति क्या होगी देखिए,
तो औसत शक्ति अगर हम निकालें तो उसका सूत्र होता है P एवरेज इक्वल टू हाफ V नोट I नोट cos फाई। तो हाफ V नोट का मान कितना है 200 और I नोट का मान कितना है 10 और यहाँ पे cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मतलब होता है 60। ठीक है, तो इससे ये काट दिया तो ये तो हो गया 100 इंटू 10 और cos 60 का मान कितना आएगा, cos 60 का जो मान आता है वो आता है 1/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजो 10, 5 का गुणा 100 से करेंगे तो आएगा 500। क्या आएगा 500। और शक्ति जो होती है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा वाट। ठीक है, तो इसका औसत शक्ति जो आएगी वो आएगी 500 वाट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु कांच प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, देखो यहाँ पर हिंट दे रखी है, समबाहु कांच का प्रिज्म है। समबाहु मतलब जिसके सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समबाहु कांच का प्रिज्म है। तो इस क्वेश्चन को अपन नए पेज में कर लेते हैं। नए पेज में यानी आपको जो प्रिज्म दिया हुआ है वो प्रिज्म समबाहु है, और तो इसके सारे कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो मैं यहाँ से प्रिज्म कोण ए का मान तो मिल जाता है 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है कितना 60 डिग्री। हमसे पूछा अपवर्तनांक ज्ञात करो, तो अपवर्तनांक का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटा साइन a बाई 2, ये हो जाएगा। अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर साइन a का मान भी 60 है, डेल m का मान भी 60 है, 60 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। साइन 60 बटा 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30। n बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो n का मान आएगा √3। कितना आएगा √3। तो √3 इसका आंसर होगा। अपवर्तनांक आएगा वो आएगा √3। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समपोषी व्यतिकरण हेतु दो तरंगों के बीच पथांतर एवं कलांतर में क्या संबंध है। तो देखिए पथांतर दो तरंगों के बीच और कलांतर में क्या संबंध आता है, इसको नए पेज से समझते हैं। समपोषी व्यतिकरण की अगर अपन बात करते हैं तो समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि जो कलांतर आता है, यानी समपोषी मतलब पोषण होना, तो तरंगे जो है समान कला में से चलते, ये या तो उनका जो गुणज होगा वो जीरो से स्टार्ट होगी जो कलांतर होगा, या फिर 2π होगा, या तो 0 होगा या 2π होगा या 4π होगा जो होगा कलांतर जो होगा। तो फाई जो होता है वो पाई का समगुणज होता है, तो इसे अपन लिख देते हैं 2πn। और पथांतर की अगर अपन बात करें तो पथांतर जैसे मान लो अगर ये तरंग यहाँ से चल रही है तो पथांतर 0, और अगर ये तरंग एक को छोड़कर चल रही, जैसे ये तरंग आगे बढ़ी हुई थी लेकिन अब जो दूसरी तरंग है वो यहाँ से चल रही है, तो इसके बीच में पथांतर आएगा लैम्बडा का पूरा, क्योंकि तरंग दे रही है। तो पथांतर जो आता है इसका आता है, पथांतर जो आता है यानी जिसको अपन x से बोल सकते हैं, डेल्टा x बोल सकते हैं, तो डेल्टा x हो जाता है n लैम्बडा। डेल्टा x क्या हो जाता है n लैम्बडा हो जाता है। ठीक है, तो पथांतर n लैम्बडा, इसको अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो कलांतर होता है फाई वो kx के बराबर होता है, kx के बराबर होता है। फाई बराबर क्या होता है kx। k यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक होता है जिसका मान k बराबर होता है 2π/λ, 2π/λ। तो k की जगह का अपन 2π/λ रखेंगे और x का मान हमें पता है ही, तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या आया फाई बराबर kx। फाई का मान तो आ गया 2πn और k का मान आ गया, k का मान क्या आया 2π/λ। k का मान क्या आया 2π/λ और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्बडा ये गुणा में 2π/λ, ये इधर चला जाएगा तो 2πn गुणा λ/2π बराबर x। 2π से 2π कट जाएगा तो ये आ जाएगा n लैम्बडा।
तो x का मान क्या आ जाएगा n लैम्बडा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हम इसमें संबंध इस तरीके से बता सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम हेतु नील्स बोर परमाणु प्रारूप में nवें ऊर्जा स्तर में त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है जो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो nवें ऊर्जा स्तर में जो अपन त्रिज्या ज्ञात करते हैं उसका जो सूत्र होता है वो होता है Rn बराबर जो पूरा कांस्टेंट मान आता है उसको अपन A0 बोल देते हैं। A0 n स्क्वायर अपॉन जेड हो जाता है। ये A0 जो होता है वो बोर की त्रिज्या कहलाती है, बोर की त्रिज्या कहलाती है। और A0 बोर की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे जो है अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछा है तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान क्या हो जाएगा 1, तो Rn बराबर हो जाएगा A0 n स्क्वायर हो जाएगा। n का मान बदलते जाएंगे तो अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए मान आता जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है वही होगा। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में पुनरुत्पादन गुणांक यानी k को परिभाषित कर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती k का मान लिखिए। तो देखिए पुनरुत्पादन गुणांक जो k होता है, k ये जो होता है वो होता है विखंडन की किसी पीढ़ी में, जैसे मान लो विखंडन हो रहा है तो विखंडन की किसी पीढ़ी में, पीढ़ी गलत लिख दिया, पीढ़ी इधर आएगी मात्रा, पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बटा इस पीढ़ी इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन, है ना। जो k का जो मान होगा वो होगा, तो देखिए k जो है इन दोनों का अनुपात होता है। तो k बराबर होता है विखंडन की किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बटा इस पीढ़ी से ठीक पहले वाली पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। और हमें उसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए k का मान, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए k का मान जो है एक बराबर होना चाहिए, k बराबर 1 होना चाहिए, जिससे कि समान दर से अभिक्रिया आगे बढ़े, समान दर से अभिक्रिया जो है आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ तक 16 तक के क्वेश्चन कर लिए, खंड अ और ब कर लिया। अब खंड स और द नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक 16 तक जो कर लिया है अपन ने। अब इसके बाद में जो ये क्वेश्चंस है इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप ही यहाँ तक का पूरा देख के फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेना। तो अगर कोई इसमें आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।